नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपने पिछले वीडियो में देखा गुलाम वंश के बारे में और खिलजी वंश के बारे में। आज उसी श्रृंखला में हम चर्चा करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था खिलजी वंश के अंतिम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। तो आज देखते हैं पेपर की दृष्टि से तुगलक वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, पहले हम लोग चर्चा करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, फिर इसके बाद जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और इन्हीं शासकों से ही बनने वाले पेपर में सारे ऑब्जेक्टिव आपके मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम दोस्तों बात करें अगर तुगलक वंश का समय, तो तुगलक वंश का समय आपका 1320 से लेकर 1412 तक है। कहीं कहीं दोस्तों अगर आपका 1414 तक देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसी 2 साल के बीच में अभी हम चर्चा करेंगे तैमूर लंग का आक्रमण होता है और उसमें अन्य वंशों की भी स्थापना होती है। तो पेपर में जो भी ऑप्शन आपका देता है 1320 से 1312 या 1320 से 1414 तक, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। तो यहाँ ध्यान देना है। वैसे एग्जैक्ट आप समय को ध्यान रखें 1320 से 1412 तक का। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वंशों के क्रम में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश कौन सा वंश था, तो आप तीसरा वंश। और अगर क्वेश्चन पूछता है तुगलक वंश किस वंश के बाद आया, तो आंसर हो जाएगा खिलजी वंश के बाद। क्वेश्चन पूछा जाता है तुगलक वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई, तो सैयद वंश। तो मैंने वंशों का क्रम पहले ही बता चुका हूं कि वंशों के क्रम से भी क्वेश्चन आते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की पहली वीडियो है। तो दोस्तों, अब इससे आगे हम बात करते हैं पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, गाजी मलिक के नाम से, पहले इसे क्या जानते थे, गाजी मलिक के नाम से गाजी मलिक के नाम से ये जाना जाता था। जब इसने क्या किया, खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की, तो इसने अपनी नाम की उपाधि बदल ली और गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको वहां पे विकल्प दिया होगा गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु बन के आता है वो ये बन के आता है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। यानी ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहता था, कृषि का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया था, यानी सिंचाई का अपने राज्य में विस्तार किया था, जिसका फायदा इसके अगले शासकों में यानी मोहम्मद बिन तुगलक को और आपका फिरोज तुगलक को ज्यादा मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का शासक था, तो तुगलक वंश का ही शासक था। 1325 ईस्वी में दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। कब की थी, तो 1325 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंगाल अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में उसके पुत्र जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही महल गिर गया, जिसमें दबकर वह मार्च 1325 में मर गया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक के लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मृत्यु और रहस्यमय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गयासुद्दीन तुगलक को प्री प्लान करके यानी उसके पुत्र जूना खान ने वध किया था, या कुछ कहा जाता है कि उस भवन के निर्माण के दौरान कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसके गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें से लकड़ी। तो इस तरीके से चीजें हैं। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि सत्ता का यहाँ से परिवर्तन हो जाता है, यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, जूना खां। और जूना खां का जो अपना नाम उपाधि लेता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो यहाँ पे जूना खां के बारे में पूछा जाए या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जाए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो हम अब मोहम्मद बिन तुगलक से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके इसमें हैं, सारे ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो पहला बिंदु यही आता है
तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, यानी तुगलक वंश का सत्ता किसके हाथ में जाती है? तो इसके पुत्र जूना खां। जूना खां के बारे में चर्चा करते हैं। इसके समय में दक्षिण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जैसे 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का एक हमारा वीडियो आएगा इसके बाद, जैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे वहां पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य से भी हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, तो यहाँ केवल आपको इतना याद रखना है, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब दोस्तों बात करें तो इसी के समय में एक और राज्य का विस्तार हुआ। जलाउद्दीन बहराम शाह ने बहमनी वंश की स्थापना की। इन दोनों ही वंश के बारे में हम चर्चा कर लेंगे एक ही वीडियो में। अब चर्चा करते हैं दोस्तों तुगलक की चर्चित योजनाओं के बारे में। आप सब जानते भी होंगे, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग या ऐसे लोगों से देखा होगा, आपने कोई गलती करी या कुछ कोई ऐसा कार्य किया तो लोग कहते हैं तुगलक हो गए क्या, तुगलक नीति अपना रहे हैं क्या। तो उसका रीजन ये था कि ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इसके कार्यों को देखते हुए इसकी असफलताओं के कारण इसकी योजनाएं फेल रही, इसलिए पढ़ा लिखा मूर्ख या इस तरीके से बहुत सारी इसको उपाधि दी गई हैं। तो फिलहाल जहां से हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो इसकी योजनाओं के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो मेन जानकारी का स्रोत जो बने, ग्रंथ बने, इसकी योजनाओं के बारे में जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ तारीख फिरोज शाही। इन ग्रंथों को याद रखना आपको। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट ग्रंथ के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो के ग्रंथ तुगलकनामा। तुगलकनामा भी कई बार पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया? अमीर खुसरो के बारे में। तो अभी हम अमीर खुसरो, आप देख रहे होंगे लगातार सारे वंशों में नाम आ रहा है, तो अमीर खुसरो से बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी चर्चा करेंगे, प्लस अमीर खुसरो का भी एक वीडियो अपलोड करा जाएगा। अब दोस्तों बात करें तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इब्न बतूता के रहला से मिलती है। इब्न बतूता काफी दिनों तक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रहता है, गाजी के पद पर कार्य करता है। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं बात करें तो इब्न बतूता ने अपने रहला में तुगलक वंश के बारे में सारी जानकारी दी, यानी हम कह सकते हैं कि तुगलक वंश की चर्चित योजनाओं के बारे में हमारे ग्रंथ जो बनते हैं तारीख फिरोज शाही, तुगलकनामा और रहला से जानकारी मिलती है। अब पहली जो हमारी योजना थी इसकी, तो वो थी राजधानी परिवर्तन। आप सभी को पता है कि इस सल्तनत में जितने भी शासक थे सबने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, लेकिन इसने क्या किया था, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाना बुरी बात नहीं थी, लेकिन इसने क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने के साथ साथ उसने बहुत सारे लोगों को भी वहां पर स्थानांतरित कर लिया था, जिससे परिवर्तन करने में बहुत सारा धन इसका व्यय हो गया था। और फिर अंतिम समय 2 सालों के बाद फिर से वो अपनी राजधानी दिल्ली को ले आया, जिसमें इसके कार्य को देखते हुए लोगों ने इसे मूर्ख शासक के रूप में या पढ़ा लिखा मूर्ख शासक के रूप में भी अनेक नामों से पुकारा गया। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थापित की थी, तो वो आपका हो जाएगा, वहां पे ऑप्शन दिया होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये इसकी जो नीति थी वो पूरी तरीके इसके हित में ना होकर नुकसानदायक हुई। दूसरी, इसने सुशासन अभियान चलाया। सुशासन अभियान में इसने भी क्या किया, जैसे घोड़ों पे दागे चेहरा प्रथा खिलजी वंश के शासकों ने चलाया था, तो उसने क्या किया था, एक नियंत्रित योजना के तहत तो किया था, और ये उस पद्धति को तो अपनाया लेकिन उतना सफल नहीं हुआ जितना चाहिए। तो ये भी इसका सुशासन अभियान इतना ज्यादा इसने इतना ज्यादा कह सकते हैं कि सुशासन अभियान में इतना ज्यादा पाबंदी लगा दी थी कि ये भी पॉलिसी इसकी क्या रही, फेल रही, यानी ये भी नीति में इसे असफलता मिली। अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन में भी इसने क्या किया, बहुत बड़ा धन लगा दिया, जिसकी वजह से इसके राहत राहत कोष खाली हो गया। और फिर इसने उसको कवर करने के लिए क्या किया, दो आबकार क्षेत्रों में वृद्धि कर दी। दो आबकार क्षेत्रों में वृद्धि इसने तब कर दी जब वहां पे क्या अकाल की स्थितियां हो गई थी। दो आबकार को समझ लीजिए दोस्तों, क्या होता है, गंगा यमुना
के बीच का क्षेत्र को हम दोआबकर का क्षेत्र कहते हैं, या सिंपल भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों तो दो नदियों के संगम के द्वारा निर्मित भूभाग जो काफी उपजाऊ होता है उसे दोआबकर का क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये दोआबकर में वृद्धि करता तो इसको लाभ ना मिलता, लेकिन उस समय इसने कर दिया जब अकाल की स्थितियां थी। तो ये भी टोटल इसकी क्या थी योजना, ये भी फेल रही। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, राजधानी परिवर्तन, सुशासन अभियान, सांकेतिक मुद्रा और दोआबकर में वृद्धि, बहुत सारे अभियान इसने चलाए, सफल भी रहे, लेकिन जो मुख्य रूप से बड़े बड़े अभियान थे उसमें से असफलता मिली। तो जिसके वजह से इसके शासन बहुत ही एक संघर्षमय शासन इसका रहा। अब दोस्तों इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो जूना खां का चचेरा भाई था और सिपा सिपालार रज्जब का पुत्र था। इसने 1359 में अपने भाई जूना खां के स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ जौनपुर नगर इंपॉर्टेंट बनता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, या जौनपुर नगर हमारा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, या जौनपुर नगर किसके स्मृति में बसाया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है जौनपुर नगर जो है जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा किस नदी के तट पर है, तो यहाँ पे आपका जो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। कब बसाया गया था, 1359 में बसाया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे बनने वाले ऑब्जेक्टिव जो भी आपके जूना खां से रिलेटेड है और फिरोज शाह तुगलक से संबंधित मिल जाएंगे। यानी पहला पॉइंट आपका आता है फिरोज शाह तुगलक कौन था, तो जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट 1359 में इसने जूना खां की स्मृति में क्या किया, गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की स्थापना की। राजस्व के क्षेत्र में यानी राजस्व विभाग के क्षेत्र में अनुचित करों को समाप्त कर कुरान के अनुसार इसने 4 कर लगाए। अन्य शासकों के बारे में बात करें दोस्तों तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था अन्य शासकों ने कर ही कर लगाए, यानी हर चीज पर टैक्स 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 यानी कर ही कर लगाए, लेकिन इसने क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने उन करों को समाप्त कर कुरान के अनुसार 4 करों को लगाया। उन 4 करों को देखते हैं कि वो कौन कौन से थे। तो अब हम देखते हैं वो 4 कर क्या थे, इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो पहला हम बात करें खराज, दूसरा जकात, तीसरा जजिया, चौथा आपका खुम्स। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना आपको, खराज जो था कृषि पर लगाया गया कर था, जकात जो था वो धार्मिक कर था, जजिया कर बहुत बार पेपर में पूछा गया गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे और बनता है, आपका फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था। तो ये पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। अब दोस्तों खुम्स के बारे में बात करें तो लूट के माल पर लिया जाने वाला कर था। तो इस तरीके आपको ये 4 कर महत्वपूर्ण बनते हैं जो याद रखना है। पहला कर आपका है खराज कृषि कर, जकात धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और खुम्स लूट के माल पर लिया जाने वाला कर था। उलेमाओं से सलाह लेकर उलेमाओं से सलाह लेकर सिंचाई पर इसने सोर्स कर लगाया था। ध्यान रखना है दोस्तों, सोर्स किस पे लगाया जाने वाला कर था, तो सिंचाई पर। तो याद रखना आपको सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर सोर्स था। कला के क्षेत्र में दोस्तों बात करें तो फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला आदि नगरों की स्थापना की। एक इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में किसने स्थापित किया था, तो अशोक द्वारा लिखवाए गए मेरठ और टोपरा स्तंभों को ले जाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। तो याद रखना है आपको, फिरोज शाह तुगलक ने आपके मेरठ और टोपरा दो अभिलेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक द्वितीय हुआ जिसने 1394 से 1412 तक शासन किया। इसीलिए तुगलक वंश का शासनकाल
आपने देखा होगा 1320 से 1412 तक मैंने लिख रखा था। इसके बाद इसी के अधीन इसी के समय में 1394 में मलिक उसर्ग मलिक उसर्ग ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। तो ये भी प्रश्न आपका बनता है, सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उसर्ग ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना है आपको, फिरोज शाह तुगलक के ही समय में जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। 1398 में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण हुआ। ये भी याद रखना आपको, तैमूर लंका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसने स्वेच्छा से शासन की अपनी बागडोर महमूद लोधी को सौंप दी और जिसे 1414 में खिज्र खान ने पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, आज का वीडियो तुगलक वंश से संबंधित था, जिसको आप देखिएगा। इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, सारे मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो सैयद वंश से संबंधित होगा, जिसमें हम सैयद वंश और लोधी वंश को चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आपका सल्तनत कालीन इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।